दोस्तों अभी UFC 289 मेन इवेंट अभी खत्म हुआ है। एंड क्या ही मेन इवेंट और को मेन इवेंट रहा। स्पेशली मेन इवेंट की अगर बात करें तो अमेंडा न्यूनेस ने जिस तरह से इरेन एल्दीना को हराया, पांचों के पांचों राउंड में पूरी तरह से डोमिनेट करा अमेंडा न्यूनेस ने। अगर बात करें पूरे मैच की तो स्टार्टिंग के 2 राउंड तो ऐसा लग रहा है कि इरेन एल्दीना अमेंडा नूनेस की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रही हैं, उनको जो है कुछ ऑफेंस में शॉट ही नहीं ले रही हैं। और अमेंडा नूनेस जो है पे शॉट पे शॉट, शॉट पे शॉट, ऑफेंसिव बहुत ही तरीके से हावी हो रही थी। तीसरे राउंड में थोड़ा मुझे लगा कि एक काउंटर हुक पंच में थोड़ा सा अमेंडा नूनेस को थोड़ा शेक किया था, और वो सिर्फ एक ऐसा चांस था जिसमें लगा था कि इरेन एल्दीना कुछ ट्राई कर रही है। बाकी पूरे मैच में वो ऐसे ही ऐसे 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 करके अपने को बचा रही थी। स्टार्ट लास्ट के एक राउंड में लग रहा था कि वो अब कुछ ट्राई करने की कोशिश कर, लेकिन तब तक अमेंडा नूनेस ने पंच मार मार के, मुक्के मार मार के एरिन एल्दीना का पूरा थोबड़ा चेंज कर दिया था। मुझे उसको देख के, उनका थोबड़ा देख के एक मैच याद आ रहा था, वुमेन में ही एक टाइटल के लिए मैच हुआ था विटबीली एंड जोआना जेचेक के बीच में। उस मैच में वेली ने बहुत ही डोमिनेट तरीके से जोआना जेचेक को हराया था, और उनका थोबड़ा अगर आपको पता है बिल्कुल गुब्बारे की तरह हो गया था। ऑलमोस्ट इरेन अल्दीना का थोबड़ा आज बिल्कुल वैसा ही मुझे देखने को लग रहा था कि इरेन अल्दीना को जो है बहुत ज़्यादा बीट डाउन हो रहा था। और पांचवें राउंड तक जिस तरह से पूरे पांचवें राउंड में अमेंडा नूनेस इरेन अल्दीना की छाती पे चढ़ी रही, ऐसा लग रहा था उससे पहले ही सारे कमेंटेटर ने घोषित कर दिया था कि और आराम से मैच जो है अमेंडा नूनेस जीत रही है। और मैच अमेंडा नूनेस जीत भी गई। और जब जैसे ही पांचवा राउंड खत्म हुआ तो अमेंडा नूनेस केज के बाहर गई थी, और वो कमेंटेटर जॉन एनी को किस कर रही थी, डेना वाइट को किस कर रही थी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चल क्या रहा है, ये सभी को बुला रही है। और जैसे ही वो डीसी को इंटरव्यू दे रही थी, पोस्ट फाइट इंटरव्यू, तो जिस तरह से कटमैन को बुला के उन्होंने अपने ग्लव्स कटवाए, और उसी समय मुझे लग गया था कि ये बंदी जो है आज रिटायरमेंट लेने की सोच ही रही थी, और वैसा ही उसने किया। तो अमेंडा नूनेस का अगर आप करियर देखें तो आई थिंक वो 2016 से विमेंस जो है वो वेंटरवेट चैंपियन थी। वो सबसे पहले वेंटरवेट चैंपियन बनी थी। उस समय जो चैंपियन थी विमेंस कैटेगरी में वो थी राउंडा राउजी, और राउंडा राउजी लगातार पिछले 8-9 मैच से डोमिनेट करे जा रही थी। आई थिंक मुझे याद है जब मैंने स्टार्टिंग में यूएफसी देखना स्टार्ट किया था, उस समय विमेंस में सिर्फ एक ही नाम होता था, दैट वाज राउंडा राउजी। और वो बंदी हमेशा हर जगह जो है वो डोमिनेट करती थी। मैंने आई थिंक राउंडा राउजी को 1-2 बार ही मैच हारते हुए देखा, एक जो ऑस्ट्रेलिया में होली होम्स के खिलाफ हुआ था, और एक जब अमेंडा नूनेस ने हराया था राउंडा राउजी को। तो राउंडा राउजी जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट प्लेयर रही है यूएफसी में। लेकिन राउंडा राउजी से ऊपर अगर इस समय आई थिंक विमेन एमएमए में कोई एक प्लेयर है, आई थिंक जो सबसे टॉप पे है माउंट एवरेस्ट पे, दैट इज अमेंडा नूनेस। और अमेंडा नूनेस ने एज अ विमेन बैंटरवेट, विमेन फेदरवेट चैंपियन जो है रिटायर कर लिया। डबल चैंपियन होके कोई रिटायर कर सकता है, आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है। इससे हमें ये साबित होता है कि एज अ फाइटर एक फाइटर कितना लोड लेता है, वो अपनी फैमिली से कितना दूर रहता है। और पोस्ट फाइट इंटरव्यू में दिख भी रहा था। अगर आप अमेंडा नूनेस का पोर्टफोलियो देखो, उस बंदी ने राउंडा राउजी को हराया, उस बंदी ने मीशा टेट को हराया, वेलेंटीना शेवचेंको को उसने 2 बार हराया। 2 बार उसने ऐसा हराया कि उसके बाद वेलेंटीना बोलती थी कि इस फाइट का कोई फायदा नहीं, मैं सिर्फ फाइट नहीं लड़ना चाहती। ऑब्वियसली वो ऐसे बोलती थी कि इसका कोई फायदा नहीं है, एंड मैं ही आई एम द बेटर पर्सन। लेकिन सबको पता है जिस तरह से अमेंडा नूनेस 2 बार वेलेंटीना शेवचेंको को हराया है, आई थिंक वेलेंटीना शेवचेंको भी जानती है कि उस बंदी से फाइट लेना इतना आसान नहीं है। और टाइम टू टाइम अगेन हमने देखा कि अमेंडा नूनेस ने जिस तरह से डोमिनेट किया विमेंस फाइटिंग में, और स्पेशली जब जूलियाना पेन्या ने पहली बार हरा के जो है वो टाइटल अमेंडा नूनेस से ले लिया था, तो उस समय लगा था कि शायद अमेंडा नूनेस को कोई डिफीट करने वाला आ गया। लेकिन जैसे ही सेकंड फाइट उन दोनों के बीच हुआ, जूलियाना पेन्या का जो थोबड़ा उसने बिगाड़ा बंदी ने, उसका थोबड़ा बिल्कुल लहूलुहान कर दिया था सेकंड फाइट में। तो अब तीसरी फाइट उसी के बीच में होने वाली थी, अमेंडा नूनेस एंड पेन्या के बीच में। लेकिन पेन्या इंजर्ड हो गई थी, उसके बाद जो है इरेन अल्दीना के बीच में फाइट हुई। सो इरेन अल्दीना शी इज़ अ गुड फाइटर, लेकिन अमेंडा नूनेस के लेवल की बिल्कुल नहीं है। बट मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा अमेंडा नूनेस को, क्या ही करियर रहा उस बंदी का। किसी तरीके से उसने जो है वो कमी नहीं छोड़ी अपने पूरे करियर में डोमिनेट करने में। और जब भी वो फाइट लड़ती है तो मुझे किसी तरह से बंदी को नो हेट, बट वो
औरतों की तरह बिल्कुल बिल्कुल खतरनाक आदमी की तरह लड़ती थी। ऐसा लगता था कि जिस तरह से उसकी स्ट्राइकिंग थी, आई थिंक मैंने एक मैच देखा था क्रिस साइबर्ग एक ऐसी बंदी थी जो जिसको मैं पहले बोलता था कि वो महिलाओं में एक आदमी है बंदी, लेकिन जिस तरह से क्रिस साइबर्ग को हरा के उस बंदी ने डबल चैंपियन बनी थी और वो बुरे तरीके से नॉकआउट करा था, उसके बाद से आई थिंक वो बंदी कभी रुकी नहीं। और आई थिंक अमेंडा नूनेस अभी अपने प्राइम पे चल रही है और आई थिंक 2-3 साल तक अगर वो ऐसे खेलती रहती तो किसी को हरा भी नहीं पाता जिस तरह से कैलिबर की वो प्लेयर है। लेकिन आखिरकार वही है अपनी फैमिली, और उसके इंटरव्यू से पता भी चल रहा था कि शी इज़ वेरी साउंड इन नाउ फाइनेंशियल इन 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 फाइनेंशियल कंडीशन, और अब उसको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो अपना स्पेंड करना चाहती है टाइम अपनी फैमिली के साथ, अपनी जो गर्लफ्रेंड वाइफ है उसकी, अपनी माँ के साथ, अपनी बेटी के साथ। और ये भी बता रही थी कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है शी इज़ नाउ प्रेग्नेंट, तो उसकी वजह से वो अब इस फाइटिंग से रिटायरमेंट लेना चाहती है। लेकिन व्हाट अ करियर फॉर अमेंडा नूनेस। भाई साहब, मैं यूएफसी देखना स्टार्ट करा था आई थिंक 2013-14 से, और तब से उस बंदी ने डोमिनेट करा है। हाँ, पहले राउंडा राउजी का बहुत नाम होता, लेकिन राउंडा राउजी का उतना नाम नहीं चढ़ा पूरी दुनिया में जितना अमेंडा नूनेस का चढ़ा। सो अगेन विद कांग्रेचुलेशन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर हर इन नेक्स्ट फ्यूचर एंडेवर्स फॉर हर, एंड पर नो डाउट शी इज द गोट ऑफ वुमेन्स एमएमए एंड शी विल बी, आई थिंक फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम, जब तक कोई और नेक्स्ट ऐसी प्लेयर नहीं आ जाती जो ऐसा डोमिनेशन करे। अब हम बात करते हैं को मेन इवेंट की, जो कि हुआ चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस हमारे बनील दारुइश के बीच में, और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत ज़्यादा क्लोज मैच जाएगा। और जिस तरह से मैच जो स्टार्ट हुआ था उससे लग भी ऐसे रहा था। जब मैच स्टार्ट हुआ फर्स्ट राउंड में बनील दारुइश ने चार्ल्स ओलिवेरा को ड्रॉप कर दिया नीचे, और चार्ल्स ओलिवेरा नीचे गिर गया और बनील दारुइश ने बिल्कुल ऊपर माउंट पोजीशन पे आके उस पर ग्राउंड एंड पाउंड करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन चार्ल्स ओलिवेरा इतना लेंथी प्लेयर है, वो बार बार बनील दारुइश को फंसा रहा था। एक बार तो उसने उसकी टांग को फंसा के उसे जो है वो लॉक करने की कोशिश कर, लेकिन किसी तरह से बनील दारुइश उठ गया। लेकिन जैसे ही दोबारा उनकी स्टैंड अप फाइट स्टार्ट हुई, उसके बाद जो चार्ल्स ओलिवेरा ने 2-3 उन्हें एक जैब और हुक पंच दिया, उसके बाद बनील दारुइश नीचे गिरा और उसके बाद जो ग्राउंडेड पाउंड स्टार्ट करी। पहले मैच में इसी मैच में पहले राउंड में ही चार्ल्स ओलिवेरा ने बनील दारुइश को टीकेओ से हरा दिया। और जिस तरह से वो ग्राउंड एंड पाउंड करे थे, रेफरी को मैच स्टॉप करना ही पड़ा, बिकॉज जिस हिसाब से चार्ल्स ओलिवेरा की ग्राउंड एंड पाउंड गेम आई थिंक बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग है। वो बंदा अपने चोक होल्ड से फिर निकलने ही नहीं देता, किसी के ऊपर बैठ जाता है फिर उसको पंच मार मार के फिर उसको जो है वो अपना मैच छोड़ना ही पड़ता है। और वैसा ही हुआ, रेफरी ने वो जो है वो डिसीजन दे दिया चार्ल्स ओलिवेरा को। चार्ल्स ओलिवेरा ने टीके से वो मैच जो है वो जीत लिया। मैच जीतने के बाद चार्ल्स ओलिवेरा बहुत ज़्यादा बंदा वो इमोशनल लग रहा था, और जिस तरह से उसने अपना टाइटल हारा था इस्लाम माखाचेव के अगेंस्ट, और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा इमोशनल था। अब जाके जब दोबारा वो गेम जीता तो बहुत ज़्यादा वो खुश था और बहुत ज़्यादा रो भी रहा था, और वो इमोशनल था, एंड क्राउड का सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा मिल रहा था। एंड उसके बाद जब डैनियल कॉर्मियर डीसी ने पूछा कि अब जो है आई थिंक तुम्हारा अगला मुकाबला जो है वो इस्लाम माखाचेव के साथ हो सकता है, और उसने कुछ ट्वीट भी करा है कि दैट इज दिस इज द लेवल टू द गेम, एंड इस गेम का कोई लेवल है एंड आई एम अबव दैट। तो इस बात से तो हमें एक चीज़ पक्का हो गई कि अब जो है इस्लाम माखाचेव वर्सेस चार्ल्स ओलिवर 2 जो है पक्का ही है, और आई थिंक अबू धाबी या ऐसी ही किसी जगह ये जो है आई थिंक ईयर एंड में ज़रूर ये मैच होने वाला है। So let's see what's gonna happen, and again congratulations Charles Oliveira। एंड बिनील दारुइश को देख के थोड़ा बुरा मुझे ज़रूर लगा, बिकॉज वो बंदा एक बहुत ज़्यादा मेहनती फाइटर है, कभी भी सीधा टाइटल के लिए फाइट के लिए नहीं दौड़ता, वो हमेशा स्टेप बाय स्टेप भी आगे बढ़ा है। और जिस तरह से अब उसे आई थिंक 7-8 फाइट के बाद हारना पड़ा, अगर आप सच्चे एमएमए यूएफसी फैन हो ना तो ज़रूर उस बंदे के लिए बुरा लगना एक नॉर्मल सी बात है, और मुझे वही बुरा लग रहा था फॉर वनील दारुइश। बट बेस्ट ऑफ लक टू बनील दारिश। आई थिंक फ्यूचर में वो बंदा कुछ और ज़्यादा मेहनत करेगा, एंड मे बी वन डे विल सी हिम फाइट फॉर द टाइटल, एंड वो दिन ज़रूर आएगा, बिकॉज इस समय बनील दारिश वो है वो यूएफसी लाइट वेट के बिल्कुल टॉप सर्किट में बैठा हुआ है। तो एक दो फाइट के बाद आई थिंक ज़रूर उसको चांस मिलेगा फॉर टाइटल फाइट। मैं इस कार्ड की एक और फाइट के बारे में बहुत बात करना चाहूँगा, जो फाइट हुई थी को मैन इवेंट से पहले वॉल्टर वेट में, जो कि कनाडा के फाइटर थे मलट, जो यूएस के फाइटर एडम फुगेट के साथ लड़े थे। आई थिंक
सबसे मैं इस फाइट के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, आई थिंक जैसे ही कनाडा का ये बंदा जो है वो रिंग में आ रहा होता है, उसमें कनाडा के सपोर्टर इतने ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाते हैं कि वो, आई थिंक जब वॉक अवे कर रहा होता है बंदा, तो ऊपर से उसको देखने के लिए इतना ज़्यादा हड़चड़ मच जाती कि रेलिंग गिरा के कम से कम मैंने 8-10 फैन जो हैं वो लाइव टीवी में गिरते हुए देखे। और मुझे इतनी हंसी आ रही थी, आई थिंक मैंने ज़िंदगी में कभी भी ऐसा यूएफसी इवेंट में या एमएमए इवेंट में कभी नहीं देखा कि कोई फाइटर वॉक अवे कर रहा है और उस समय ऐसा सीन हो रहा है। और वो जिस तरह वो गिर रहे थे, मुझे बुरा भी लग रहा था कि शायद कोई इंजर्ड ना हो जाए, और थोड़ी हंसी भी आ रही थी ये क्या हो रहा था। लेकिन जिस तरह से उस बंदे की चार्ल्स मलोट की हाइप थी, वो हाइप को उस बंदे ने पूरा किया। जैसे ही फाइट शुरू होती है, पहले ही राउंड में, मैच स्टार्ट होते ही उस बंदे ने एक ऐसी पेट के अंदर किक मारी अपने अपोनेंट को, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो अपोनेंट वहीं पे जो है मैच छोड़ देगा और उसे एक और किक लगेगी। लेकिन किसी तरह से वो पहला राउंड जो बंदा सरवाइव करता है, एजम फॉरगेट, और दूसरा राउंड स्टार्ट होता है। दूसरा राउंड स्टार्ट होते ही बहुत ही तगड़े तरीके से चार्ल्स मॉलेट जो है वो उस बंदे पे हावी होता है, उसको एक दो पंच मार के वो ड्रॉप करता है, ड्रॉप करके वो उसे जो है वो गिलोटीन में ले लेता है। और मैंने काफ़ी लंबे समय से यूएफसी में देखा है कि गिलोटीन से बहुत आराम से फाइटर जो हैं वो छूट जाते हैं। आई थिंक आज के टाइम में बहुत लोगों की गिलोटिन ऐसी है कि बहुत सारे फाइटर बहुत आराम से छूट जाते हैं, और जैसे भी स्वेटी पोजीशन होती है, लोग अपना मुंडी जो है फिसला के निकाल के जो है बहुत आराम से निकल जाते हैं। लेकिन चार्ल्स मॉलेट की जो गिलोटिन थी, उस बंदे ने इतना बुरे तरीके से जकड़ा एडम फोगेट को कि उसको जो है वो सबमिट करना पड़ा, और उसने टैप आउट करके हार मान ली। तो आई थिंक इस मैच के बारे में बहुत ज़्यादा हाइप थी, बिकॉज ही वॉज अ कैनेडियन फाइटर, और जो उसने अपनी हाइप जो है वो पूरी करी और बहुत ही तगड़े तरीके से बंदे को फिनिश किया। और चार्ल्स मलोट का जो रिकॉर्ड भी यही है कि वो बंदा जो है हर मैच को फिनिश करके ही जीतता है, कभी जजेस के डिसीजन पे जाने नहीं देता। सो अगेन कंग्रेचुलेशन टू चार्ल्स मलोट, एंड इट वाज अ ग्रेट इवेंट। एंड यूएफसी 289 बहुत ही ज़्यादा कलरफुल इवेंट रहा, जिस तरह से फाइट रही स्पेशली मेन कार्ड में। एंड अगेन बेस्ट ऑफ लक टू अमेंडा नूनेस द गोट। आई थिंक ये गोट कहना अगर किसी एक प्लेयर के सबसे ज़्यादा बाजी में, आई थिंक दैट इज़ अमेंडा नूनेस, एंड वो इस बात को डिजर्व करती हैं। सो ये मेरे कुछ ओपिनियन थे। अगर आपका भी कुछ ओपिनियन है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, और हो सके तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।